हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा और लास्ट लेक्चर में आपने वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रीड की थी, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। एक बार हम उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। यस, अब तक तो वैसे आपको याद होगी होंगी, बाय नेम बहुत ईजी है ये। जैसे चेक करो, फर्स्ट डेफिनेशन इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसा कोई लाइन सेगमेंट जिसकी कोई डायरेक्शन फिक्स हो, यानी एक्चुअल में ये वेक्टर ही है। मतलब जैसे इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, और इसकी डायरेक्शन मैंने ए टू बी दिखा दी, तो इसका मतलब दिस इज ए बी वेक्टर। ठीक है, और इसकी लेंथ अगर ए है तो इसको हम ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ या मैग्नीट्यूड या मोड का मतलब इसकी लेंथ की बात करें, मतलब ए से बी की डिस्टेंस, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, ए बी भी लिख सकते हैं इसको हम ए बी वैक्टर का मोड भी लिख सकते हैं। फटाफट इसलिए बता रहा हूं, हमने पहले कर लिया है। स्मॉल ए भी लिख सकते हैं अगर इसकी लेंथ ए है, या ए वेक्टर का मोड भी लिख सकते हैं। स्पोर्ट का बहुत सिंपल सा मतलब था कि जो लाइन सेगमेंट है इसको अगर हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें तो इसको हम स्पोर्ट बोल देंगे। ठीक है, पूरी लाइन को, सिर्फ ये एक्सटेंडेड पार्ट नहीं, पूरी लाइन कंप्लीट स्पोर्ट होगी। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब ये वो है, जैसे एक पॉइंट मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, ए पॉइंट, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, जहां शुरू वहीं खत्म, मतलब इसकी लेंथ जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो वेक्टर हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के नेम से क्लियर है कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा वन, यानी, और इसका अच्छा सिंबल क्या था, ए कैप, ये इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए। सही है, जिसको आप यूं भी लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। ठीक है, ए वेक्टर का मोड, सॉरी। को इनिशियल वेक्टर, फिर नेम से क्लियर है, को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो सपोज करो जैसे इनिशियल पॉइंट ओ है और फर्स्ट वेक्टर ओ ए वेक्टर है, सेकंड भी ओ से स्टार्ट हुआ, ओ बी वेक्टर, थर्ड भी ओ से स्टार्ट हुआ, ओ सी वेक्टर, तो ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट का मतलब क्या था, जो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहां पर मैंने एक बात और ऐड की थी कि इसमें क्या होगा, या तो थ्री वेक्टर्स ऐसे होंगे जो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे होंगे जो खुद तो मीट नहीं करेंगे लेकिन उनकी स्पॉट एक ही पॉइंट पे मीट करे। स्पॉट तो समझते हो, जैसे ये ए बी वेक्टर है, ये सी डी और ये ई एफ। तो अगर मैं इसको बैक साइड पे इस तरह ले गया, इसको भी एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया, तो अगर ये एक ही पॉइंट पे मीट करें तो इसका मतलब दे आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। लेकिन कॉन्करेंट वेक्टर को इनिशियल नहीं हो सकते, को इनिशियल पक्का कॉन्करेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे तो मीट करेंगे ही करेंगे। सही है, ये सब बातें लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में की हैं, इसलिए फटाफट बोल रहा हूं। कॉलिनियर वेक्टर यानी कि पैरेलल वेक्टर, इसमें क्या था, अगर टू वेक्टर इस टाइप के हैं या उनकी स्पॉट इस टाइप की है कि वो पैरेलल हैं, यहां वेक्टर की लैंग्वेज में ना पैरेलल का मतलब ही कॉलिनियर है। तो इसका मतलब जैसे मान लो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया, एक वेक्टर ए बी लिया और एक मैंने लिया सी डी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दे आर कॉलिनियर वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन सेम है तो भी, अगर डायरेक्शन उल्टी पुल्टी होती, एक इधर एक इधर, तो भी ये कॉलिनियर है। पैरेलल भी दोनों ही हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन है इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइक पैरेलल, और ये ऑपोजिट होने की वजह से इसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी था, यहां लिख देता हूं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर इक्वल्स टू, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेमडा बी वेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा ए वेक्टर या लेमडा डैश ए वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, फिर नेम से क्लियर है, इक्वल वेक्टर का मतलब जो बिल्कुल सेम हो, मतलब जिनकी डायरेक्शन भी सेम और लेंथ भी सेम। तो अगर सपोज करो ए बी कोई वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में सी डी कोई वेक्टर है, मतलब लाइक पैरेलल हैं, लेंथ भी अगर सेम हो तो ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर वो हैं जिसमें लेंथ सेम होगी
लेकिन वो अनलाइक पैरेलल होंगे। अनलाइक पैरेलल का मतलब एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो इनको क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, ये हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया। अब हम न्यू डेफिनेशंस करते हैं, पहले इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन चेक करो। 11 नंबर डेफिनेशन इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर है क्या? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या मतलब हुआ? देखो एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने आपको ये कहा, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये कहा कि आप इस बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर इसके पैरेलल, ये मैंने डायरेक्शन बता दी एक, ठीक है, ये मार्कर की जो डायरेक्शन है, सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल, यहां से यहां पर, इसके पैरेलल आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है बोर्ड के ऊपर और उसकी लेंथ इसकी लेंथ की सेम हो। सपोज करो दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर के इक्वल आपने क्या करना है, और इसकी डायरेक्शन भी यही रखनी है, यहां पर एक बोर्ड के ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब देखो क्या होगा, अगर किसी ने यहां पर एक ए बी वैक्टर बनाया जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ले ली और मार्कर के पैरेलल ले लिया, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी और स्टूडेंट ने यहां बना दिया 10 सेंटीमीटर का और लिया ये मार्कर के पैरेलल ही है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर लिया, अब किसी स्टूडेंट ने यहां बना दिया ई एफ, फिर वो ये 10 सेंटीमीटर है और ई एफ किसके पैरेलल है? मार्कर के। मतलब इस बार हुआ क्या, डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी फिक्स है, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। कोई यहां बना रहा है, कोई यहां बना रहा है, कोई यहां बना रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा था कि आपको इस मार्कर के पैरेलल बनाना है, यानी इसकी डायरेक्शन में बनाना है और लेंथ इसके सेम लेनी है। मान लो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता। अब मैंने आपको यह कहा, ध्यान से सुनना इस बात को, अब मैंने आपको यह कहा कि इस मार्कर के पैरेलल आपको एक वेक्टर बनाना है बोर्ड पर जिसकी लेंथ इसके सेम हो, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो इसके सेम 10 सेंटीमीटर, और वो पी पॉइंट पे बनाना है। अब आप कुछ भी कर लो, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सेम होएगा। दोबारा सुनो, क्या मैंने कहा? इसके पैरेलल यहां पर बोर्ड पे एक वेक्टर बनाना है, लेंथ इसके सेम लेनी है और इनिशियल पॉइंट मैंने फिक्स करके दे दिया। मैंने बोल दिया पी पॉइंट से ही बनना चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, हर किसी स्टूडेंट का आंसर ये आएगा। अब वो कहीं और नहीं भटक सकता, इसी जगह पे फिक्स रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार मैंने इनिशियल पॉइंट यानी इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। दोनों में फर्क क्या हुआ? जब मैंने ये तीनों बनाए थे तो मैंने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड सेम है इस मार्कर के और डायरेक्शन भी सेम है, तो कहीं भी बन गया। ये फ्री थे सारे, कहीं भी भाग सकते हैं, ठीक है, दीज आर फ्री वेक्टर्स। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसकी मैंने इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया, डायरेक्शन भी फिक्स कर दी, लेंथ भी फिक्स कर दी, तो इसको हम क्या बोल रहे थे? लोकलाइज्ड वेक्टर। ये है एक्चुअल में लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दें, पोजीशन फिक्स कर दें। तो सुनो, इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड, मतलब तीन चीजें सेम है, डायरेक्शन फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है और इनिशियल पॉइंट भी अगर फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये एक ही जगह बन सकता है, ये इधर उधर नहीं हिल सकता, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है। देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर है अच्छे से? तो इसका मतलब अगर मैंने P इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहां लिख दिया मैंने दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि एक ही डायरेक्शन में भाग सकता है ये, ठीक है, सभी का सेम आंसर एक ही। अब मैं इस पर आता हूं फ्री वेक्टर्स पे। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी सुन लो। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड, इस बार सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फिक्स किया, ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट नहीं किया। बट इनिशियल पॉइंट कैन बी टेकन आर्बिट्रेरली। क्या मतलब है? कहीं भी हो सकता है। देन दिस इज फ्री वेक्टर। मतलब किसी बच्चे ने अगर इनिशियल पॉइंट ए पर लिया और ए बी वेक्टर बनाया, किसी और ने हो सकता है यहां पर सी पे इनिशियल पॉइंट लिया और सी डी वेक्टर बनाया, इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये सब क्या है? फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है, समझ आ गई बात इतनी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। नेम से ही क्लियर है, पोजीशन मतलब हम किसी भी वेक्टर की यहां पर पोजीशन फिक्स करने वाले हैं। तो और वो भी जो पोजीशन है ना, उसको हम एक
फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट ही काउंट किया करेंगे और वो पॉइंट होगा ओरिजिन, ओरिजिन यानी ओ पॉइंट। तो इधर देखो सभी, अगर मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, देखो अगर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन यहां लिया, दिस इज एक्स डैश वाई डैश। अब मैं ओरिजिन से, ध्यान से सुनना, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है ए, वैसे किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, मैंने यहां बनाया। अब जो ए पॉइंट है, अगर मैं पूछूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में ना डेफिनेशन मैंने हेडिंग ना पूरी नहीं लिखी, हेडिंग पूरी क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, मतलब हेडिंग है। अब इसका मतलब क्या है, कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही यही है कि आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, यहां लिख देता हूं। लिखने से पहले अगर मान लो बी पॉइंट यहां कहीं है, अब आपसे पूछें बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो काम वही करना है, ओरिजिन से बी को ज्वाइन करना है। मतलब जब भी पोजीशन वेक्टर वर्ड आता है ना, ओरिजिन से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये जो ओ बी वेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो यहां पर हम देखो क्या लिख रहे हैं, मैं शॉर्ट में पीवी लिख रहा हूं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना है, ओ ए वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना होगा, ओ बी वेक्टर, वेयर ओ इज ओरिजिन। क्लियर हो गया अच्छे से, ये इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, जो डेफिनेशंस मुझे करवानी थी वो इतनी ही थी। ठीक है, काफ़ी सारी होगी ना, लेकिन है इजी। लेकिन डेफिनेशंस के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, तो उसकी भी डिस्कशन अभी करते हैं, पहले ये नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ, ध्यान से समझना, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, then their sum will be represented by the third side in reverse order। क्या कर दिया इतना बड़ा, आराम से सुनो, बहुत इजी है। यस, जिनके पास फिजिक्स है उनको पहले से पता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद वो मेरी बात सुन नहीं रहे होंगे ढंग से, क्योंकि उनको लगता है उनको आता है। अब बाकी जो सुन रहे हैं उनको पता है कि सर अभी समझा देंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। सुनो, यस इधर ध्यान दो, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है, टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मान लो मैंने इस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड, जैसे मान लो ए बी और बी सी, कोई भी ले सकता हूं, मैंने ए बी और बी सी लिया, और इसके अकॉर्डिंग टू वेक्टर ले लिए। ए से बी तक फर्स्ट वेक्टर है, डायरेक्शन मैंने ए बी की ली, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जो ये ए से बी की लेंथ है वही वेक्टर की लेंथ है और डायरेक्शन उसकी ए बी की है, और बी सी की लेंथ के इक्वल सेकंड वेक्टर है और डायरेक्शन बी सी के अकॉर्डिंग है। तो मतलब, और टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि इस तरह से लेना, मतलब या तो आप क्या करो, एंटी क्लॉक लो या क्लॉकवाइज लो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देन देयर सम, इनका सम यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। इसकी जो थर्ड साइड है, लेकिन आगे एक वर्ड है, इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है अगर आपने इनको एंटी क्लॉक लिया था तो इसको क्लॉकवाइज लेना है। तो यहां पर क्या आएगा, ए सी, देखो ये इधर जा रहे हैं, तो यहां जो आंसर आएगा वो ए टू सी आएगा, मतलब इसका जो आंसर है ए सी वैक्टर के इक्वल है। ठीक है, कुछ समझ आया। अब इसका एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने ए बी और बी सी की सेम डायरेक्शन ली थी, इस बार मैं कोई और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सपोज करो ए बी सी, इस बार मैंने जैसे फर्स्ट वेक्टर ले लिया ए सी एंड सेकेंड सी बी। चेक करो, ए सी प्लस सी बी सेम डायरेक्शन लिया है, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। चेक कर लो, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा,
जो इसकी थर्ड साइड है उसका रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स का मतलब है जैसे ये जा रहे हैं तो वो इधर से आएगा, ठीक है, उनका ऑपोजिट होगा, तो ए बी वैक्टर के इक्वल आएगा इसका आंसर। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा, अब है ना एक्चुअल में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग है ना इस वाले टॉपिक को, मतलब ट्रायंगल लॉ को इस तरह से याद करने के बजाय एक सिंपल वे में याद कर लो। अब वो सिंपल क्या है वो सुनो। हम एक काम करते हैं, हम यहां पर ए सी वैक्टर, मैं यहां पर देखो रफ वर्क करने वाला हूं, मैं यहां पर ए बी वैक्टर फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है प्लस बी सी वैक्टर, और ये जो ए सी वैक्टर है इसको मैंने माइनस सी ए वैक्टर लिख दिया। ये तो आपको पता ही है, ए सी वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए वैक्टर। अब ये जो माइनस सी ए है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो प्लस सी ए हो जाएगा, प्लस सी ए, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। अब एक नई बात और, आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, अभी तक लास्ट टू लेक्चर्स में ना हमने ये बात नहीं पढ़ी। क्या, किसी भी इक्वेशन में इस साइड अगर सारे के सारे वेक्टर्स हैं तो इधर भी वेक्टर ही होगा, मतलब आपको यहां 0 जो लिखना है एक्चुअल में इसके ऊपर वेक्टर शो करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, 0 वेक्टर को हम 0 से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो अगर बाई चांस आपने नहीं लिखा तो चल जाएगा काम, ठीक है, लेकिन जब पता है तो फिर लिखा करो। अच्छा, इससे हुआ क्या, कौन सा सिंपल वे बना, अभी देखो मैं समझा रहा हूं। अब मैं ए बी को माइनस बी ए लिखता हूं, ठीक है, और फिर उधर शिफ्ट करता हूं, तो देखो क्या होएगा, उधर क्या पड़ा है, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, और ये जो ए बी है इसकी जगह जब माइनस बी ए आएगा, देखो इधर माइनस बी ए, तो ये इधर जाकर प्लस बी हो जाएगा, सही है, और इक्वल्स में क्या आएगा, 0, क्योंकि इस साइड वेक्टर है तो इधर भी मैंने वेक्टर शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, और इसका सम कितना आया, 0, 0 वेक्टर बोल दो उसको। इधर चेक करो, ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, मतलब इसमें भी एक राउंड कंप्लीट हुआ, और इसका आंसर भी क्या आया, 0। तो एक्चुअल में ये ट्राइंगल लॉ ही है, बस उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां लिख दिया। तो अब आपके माइंड में ये बात बिठाना चाह रहा था कि आप ट्राइंगल रूल को ना इस तरह से याद कर लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, वैसे इजी है लेकिन फिर भी और इजी बना लेते हैं। कैसे, हम यूं याद कर लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स किन्हीं 3 वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, तो ऐसी कंडीशन में उनका सम, चाहे वो एंटी क्लॉक हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। याद हो गया, लिख लेते हैं। देखो इसी के आगे हम यहां पर सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। सेकंड डेफिनेशन क्या, जैसे यहां 2 वेक्टर्स की बात कर रहे थे, यहां पर 3 की, इफ 3 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, सेम टू सेम चलेगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by 3 sides, by 3 sides of a triangle। लेकिन एक चीज जरूरी है, इसके आगे ये लिखना टेकन इन ऑर्डर। अब टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही है कि वो एंटी क्लॉक भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। देन देयर सम विल बी 0, और अगर आपने 0 के आगे 0 वेक्टर लिख दिया तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि पता लग जाएगा वो 0 वेक्टर होगा। समझ आ गया अच्छे से, मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लूंगा तो भी आंसर 0 आएगा, वेक्टर को ऐड करूंगा मतलब, और ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए लूंगा तो भी इनका सम 0 ही आएगा। अब ट्राइंगल रूल आपके माइंड में बैठ गया अच्छे से, दोबारा से सुन लो। या तो आप क्या करो, 2 साइड्स को सेम ऑर्डर में लो और थर्ड वाली का रिवर्स ऑर्डर लेके उनके इक्वल कर दो, ठीक है, जैसे इसमें किया था। 2 साइड्स का सम किया सेम ऑर्डर लेके, और थर्ड वाले का रिवर्स ऑर्डर, वो इसके इक्वल है। या मैंने सेकंड रूल क्या बताया
कि सबको एक ही ऑर्डर में लेके ऐड कर दो, आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट लो चेक करो, पैरेललोग्राम लॉ। क्या मीनिंग है इसका समझो। एक्चुअल में ये ट्राइंगल लॉ का ही एक पार्ट है, अभी समझ आ जाएगा कैसे बोल रहा हूं। इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, आसपास वाली, ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। डायगोनल टू होते हैं, कौन से वाला? थ्रू को इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल पॉइंट मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अच्छे से समझाता हूं, देखो सपोज करो जैसे हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABC एंड D, और मैंने इसकी टू एडजेसेंट साइड, जो मेरा मन किया मैंने बोली, लेकिन एडजेसेंट होनी चाहिए, ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। AB का एडजेसेंट AD भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, DC उसका ऑपोजिट है, एडजेसेंट चाहिए। तो अगर मैंने एक AB वेक्टर लिया और एक मैंने AD वेक्टर लिया, इस बार क्या ध्यान रखना है कि आपको को इनिशियल लेने हैं, मतलब A से स्टार्ट होने वाले ले लिए जैसे, या B से स्टार्ट होने वाले, या C से, या फिर D से। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो सम होगा, मतलब AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर, ये इक्वल होगा किसके? डायगोनल के। लेकिन डायगोनल AC भी हो सकता है, BD भी हो सकता है, कौन सा लेंगे? यहां लिखा हुआ है को इनिशियल, तो इसका मतलब A से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि इन दोनों का को इनिशियल पॉइंट A है, तो यहां पर जो डायगोनल है AC वेक्टर, ये इसके इक्वल है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। दोबारा सुन लो, किसी भी पैरेललोग्राम में, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल और लिया, यस इधर देखो ABCD, इस बार मान लो मैंने टू एडजेसेंट साइड ये वाली ले ली, एक B से स्टार्ट होने वाली BA और एक BC, तो इनका जो सम है यानी BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके इक्वल होगा? इनका को इनिशियल पॉइंट B है, इससे स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है यानी कि मतलब BD वेक्टर। क्लियर हो गया अब अच्छे से? अच्छा, ये तो हुआ पैरेललोग्राम लॉ, समझ आ गया ना। लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रूफ है वो ट्राइंगल लॉ से ही है। कैसे? आपको ये पता है जो AD वेक्टर है ये BC वेक्टर के इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर याद है, जिनकी लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो, या रफ वर्क करूंगा, ABC वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको? मैं यहां बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ मैंने क्या सिखाया था? कि 3 साइड्स ले सकते हैं, उनका सम 0 होगा, या फिर जो उसका मेन रूल था क्या, मान लो मैंने AB लिया प्लस BC लिया, ठीक है, AB प्लस BC, तो ये किसके इक्वल होगा? इनकी डायरेक्शन देखो सेम है, तो ये थर्ड साइड जो है इस ट्राइंगल की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के सेम होगा, मतलब AB प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर। ये समझ आ गया? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या मैं BC को रिप्लेस कर सकता हूं AD से? बिल्कुल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। पता है ये तो पैरेललोग्राम में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो मैं BC वेक्टर को रिप्लेस करके अगर AD वेक्टर लिख दूं तो यही तो है ना। इसका मतलब एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ ही पैरेललोग्राम लॉ है, बस वो शो इस तरह से हो जाता है। समझ गया अच्छे से? अच्छा, अब सुनो, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, इसका यूज बहुत करेंगे हम लोग। सुनो, क्या आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने पोजीशन वेक्टर एक नेम सुना था? बाई चांस भूल गए तो सुन लो दोबारा से। किसी भी पॉइंट की, जैसे सपोज करो A, इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो एक्चुअल में जो पोजीशन वेक्टर वर्ड है ये ओरिजिन के लिए बनाया गया है। मतलब आपको क्या करना है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करना है, और इसका जो ये वेक्टर है OA वेक्टर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A। याद रहेगा इतना? यहां लिख देता हूं,
पीवी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे, पोजीशन वेक्टर नेम है पीवी ऑफ पॉइंट ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए किससे रिप्रेजेंट होगा, ओ ए वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं पीवी ऑफ पॉइंट बी, बी मैंने अभी तक यहां शो नहीं किया, कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो यहां पर दिस इज पॉइंट बी, किसी भी कोऑर्डिनेट में ले सकते हो, मैंने वहां ले लिया, ये क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, दिख रहा है सबको। अच्छा, अब ओ को मैंने बी से ज्वाइन किया तो ये बन गया ओ बी वेक्टर। अब मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़े, ए बी वेक्टर, तो ये कैसे निकलेगी मैं वो सिखाने वाला हूं। उससे पहले मुझे ये इरेज करना है, आप नोट कर लो। ओके, अगर मुझे ए बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो ऐसी कंडीशन में ये मुझे फाइंड करना है। ऐसी कंडीशन में पहले मैं इसको डायग्राम में ढूंढता हूं, तो मैंने ए को बी से ज्वाइन किया, ठीक है, और मुझे ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी, इसमें हमने ट्राइंगल का रूल यूज करना है। कौन से वाला, जो अभी अभी हमने सीखा भी था। ट्राइंगल रूल होता क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की टू साइड को अगर हम सेम ऑर्डर में लेकर सम करें उसका, तो वो थर्ड वाली साइड के ऑपोजिट ऑर्डर के इक्वल होगा। तो ये देखो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू में बी ओ मत लिख देना, क्यों, ऑपोजिट चलेगा, ओ बी। दोबारा देखो ओ ए वेक्टर इधर गया प्लस ए बी वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन हैं, ये देखो यूं, और ये थर्ड वाली के ऑपोजिट यानी ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये तो पता लगी गया। यहां से ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखना, ओ बी वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी बोल दो या बी बोल दो, बी के ऊपर वेक्टर मत लगा देना, ये पॉइंट है। माइनस में ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ये कब यूज करना है, जब आपको किसी भी वेक्टर की वैल्यू उसके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखनी हो, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। मान लो मैंने आपसे यूं पूछ लिया कि हमारे पास पी क्यू वेक्टर होता, अगर ऐसे एग्जांपल ले लिया, तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अब यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी नहीं आएगा, इसमें उल्टा पुल्टा है। देखो ए बी लिखा है तो पहले बी आता है, बाद में ए माइनस होता है, तो इसमें क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट भी लगा लो और नोट भी कर लो। ओके, अब 1-1 मार्क के क्वेश्चन चेक करो, जो अभी तक हमने रीड किया है उसी से रिलेटेड है। पहले ये चेक करो, देखो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जब डायरेक्शंस आए तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ड्रॉ किया करो। देखो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो 1 नंबर तक आएगा, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता, फिर भी देख लो, बहुत सिंपल सा है। डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, वो भी 30 डिग्री, यहां से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, यहां से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पर आप लोग डी की हेल्प ले लेना और उससे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके यहां पर एक लाइन सेगमेंट बनाना है। कितना बड़ा, 40 किलोमीटर का। अब 40 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप स्केल ऐड कर लो। जैसे मैंने यहां पर स्केल ऐड कर लिया, स्केल हमने लिया 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अगर है तो 40 किलोमीटर का मतलब, यस बिल्कुल सही, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लोगे। सपोज करो वो यहां तक है, तो यहीं तक ड्रॉ करना है। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसके इक्वल में लिख देंगे 40 किलोमीटर। मेरी बात समझ आई, बस इतना सही है, कुछ नहीं करना हो। तो ये जो ओ पी वेक्टर है, ये एक्चुअल में वो वेक्टर है जिसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। वेक्टर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी साथ में है। ठीक है, समझ आ गया इतना।
अब इस पर आओ, इन स्क्वेयर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, और ये वो वेक्टर्स हैं जो आपने रीड कर लिए। एक स्क्वेयर है, चेक करो, ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में दे रखी है, ए वेक्टर देखो एरो लगा हुआ है, ये सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डी नीचे की तरफ है और बी वेक्टर भी नीचे की तरफ है। डायरेक्शन तो दिख रही है आपको। कोई इनिशियल का मीनिंग, यस बिल्कुल सही, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। चेक करो, जैसे ए वेक्टर का और यस बिल्कुल सही डी वेक्टर, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट ये रहा, सेम है। तो एक तो हो गया कोई इनिशियल में ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गया, और भी हो सकते हैं, वो ढूंढो। सी और डी का इनिशियल पॉइंट तो सेम नहीं है, ये तो टर्मिनल पॉइंट हो गए, इनके फाइनल पॉइंट हो गए, ठीक है, ये रहने दो। बी और सी इनका भी नहीं है, सी का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, बी का यहाँ है, सेम नहीं है। ए और बी ये भी सेम नहीं है, मतलब एक ही आंसर होगा इसके अंदर, समझ गए। इक्वल, इक्वल का मतलब इक्वल वेक्टर्स है, और इक्वल वेक्टर वो होते हैं यस जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम, मतलब लाइक पैरेलल, ठीक है, एक जैसी डायरेक्शन में। तो ढूंढो इक्वल कौन कौन से हैं। जैसे ए वेक्टर है ये इस तरफ है, सी वेक्टर है ये इस तरफ है, तो ये तो इक्वल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्क्वायर है सारी साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल सही है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन तो सबकी सेम नहीं होती ना। और हम इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी सेम हो। चलो लेंथ सेम थी तो डायरेक्शन सेम वाले ढूंढ ले। देखो ए और सी की डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन बी और डी की डायरेक्शन देखो सेम है, तो इक्वल वेक्टर इसमें कौन से हैं, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। अब ये पढ़ो, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर का मतलब पैरेलल होता है, पता है ये तो। नॉट इक्वल मतलब वो इक्वल वेक्टर नहीं होने चाहिए। तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, दिख रहे हैं, मतलब ये कॉलिनियर में काउंट होंगे दोनों। अगर ये कॉलिनियर हैं बी वेक्टर और डी वेक्टर, तो ये इसके अंदर आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने मना किया इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों तो इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ है, तो हमें कौन से लेने हैं, ऐसे कॉलिनियर लेने जो इक्वल ना हो। तो ए वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है, मतलब ये कॉलिनियर तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो यहां पर आंसर में क्या आएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इस तरह से अगर आपको डेफिनेशंस पता है ना, तो आप बड़ी जल्दी सोच पाओगे। क्लियर हो गया, अब अच्छे से कर लो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कर लिया और सारा सही कर दिया, तो आप मान लेना अब तक का जितना काम किया है वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया। तो आप वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो। यस, अब मैं चेक करवा रहा हूँ, सुनो। ट्राई तो कर लिया था ना सभी ने, सुनो। देखो है छोटी मोटी बातें, बस कई बार क्या होता है हमें ना थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की वजह से, मतलब अच्छे से पढ़ते ही नहीं है और फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। देखो ध्यान से, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब पैरेलल है, ठीक है। क्या ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर पैरेलल होंगे? 100% होंगे। ये तो हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दिस इज ए, तो माइनस ए जो होगा वो इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सही बात है, ए वेक्टर इधर माइनस ए वेक्टर इधर, लेकिन है तो पैरेलल ना। इन दोनों में माइनस का फर्क है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हुई, मतलब यूं जा रहे हैं वो पैरेलल, तो इसका मतलब ये कॉलिनियर होंगे। पैरेलल तो कॉलिनियर होती हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है। अब चेक करो, टू कॉलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल हैं। टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कॉलिनियर वेक्टर हैं मतलब पैरेलल हैं। देखो इधर एक पैरेलल वेक्टर मैंने ये बनाया, जैसे ए बी नेम दे दिया, एक मैंने बनाया सी डी। अब इसकी डायरेक्शन मैंने इधर लिखी या इधर लिखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉलिनियर लिख के दिया। इन्होंने बताया नहीं कि वो लाइक पैरेलल हैं या अनलाइक पैरेलल हैं, तो हम जो मर्जी बना सकते हैं, हमने ये बना दिया। अब चेक करो, टू कॉलिनियर वेक्टर हैं, बिल्कुल हैं। आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, पता है ना, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी इतनी है, इसका मतलब दिस इज फॉल्स। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर हो भी तो सकती है, मतलब अगर हम इसको इतना ही बना दें इसके इक्वल का,
तो जो चीज हो सकती है मतलब उसके चांसेस हो सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है, तो हम उसको कभी ट्रू की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी भी रिजल्ट के सही होने के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है, मान लो 1 लाख एग्जाम्पल दे दिए या 1 करोड़, और मैंने उसके गलत होने का एक एग्जाम्पल दे दिया, तो आपके वो 1 करोड़ एग्जाम्पल भी फेल हो जाएंगे। मतलब वो सारे एग्जाम्पल गलत होके वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक गलत वाला एग्जाम्पल ढूंढ लिया। तो आपका ध्यान है ना सीधा उधर ही जाना चाहिए कि क्या वो चीज़ गलत है, तो गलत हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, समझ गए क्या? अब इधर देखो, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। ये तो ट्रू है ना? बिल्कुल नहीं। देखो चेक करो, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर, तो सही तो है, सेम मैग्नीट्यूड है जैसे ये, तो ये कॉलिनियर ही तो होंगे। तो ये आपकी सोच में गलती है अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो मुझे क्या करना है, ऐसे 2 वेक्टर लेने जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे मैंने यहां पर एक वेक्टर लिया ए बी, ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, और एक वेक्टर मैंने इस तरह ले लिया सी डी, इसकी लेंथ भी ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर। अब आप चेक करो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन ये कॉलिनियर थोड़ा है ना? पैरेलल होते तो कॉलिनियर होते, तो हमें कुछ नहीं पता, हमने ऐसा बना दिया, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसलिए मैं कह रहा था सोचना बहुत पड़ता है इसके अंदर, और जिसको सारा टॉपिक क्लियर है उसको इसमें कहीं गलतियां मिलती नहीं है, सारा कुछ अपने आप सही हो जाता है। आपने वीडियो पोस्ट की थी तो आप चेक करो आपके कितने सही हो रहे हैं। 2 कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब ये तो सही है, चेक करें, 2 कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मतलब कॉलिनियर है तो मतलब पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये दोनों हो गए, ए बी नाम दे दिया इसको और इसको सी डी। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, दीज आर इक्वल, तो इक्वल तो होते ही हैं। यस, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर एक गड़बड़ कर रहे हो आप। क्या? कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेता, अभी भी क्या है, ये कॉलिनियर है, बिल्कुल है क्योंकि पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड इनका सेम है, देख लो, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यही तो सोचना, मैं आपको अभी भी क्या कह चुका हूं कि आप किसी भी चीज के सही होने के जितने मर्जी एग्जांपल देते रहो, जैसे अभी आपने दिया था इधर वाला एरो लगा के, लेकिन गलत होने का एग्जांपल मिल गया ना, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। समझ के बात क्या अच्छे से? इस टाइप के कितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाएं, अगर डेफिनेशन ढंग से रीड की हैं तो मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। ओके, अब आप इसको नोट करो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।